ओके, अब देखो ये सेक्शन में कुछ जगह पे, कुछ सब सेक्शंस में हमने क्या देखा कि अगर कोई सर्विस अलग अलग स्टेट्स में दी गई है तो फिर या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कौन से स्टेट में कितनी है तो उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे, वरना उस मेथड से करेंगे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, है ना। तो अब गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो रूल 4 है सबसे पहले, जिसके अंदर 12(3) में जो सर्विसेज थी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में जो सर्विसेज डिफाइन थी उसके लिए है। तो उसको फिर से उन्होंने रिपीट किया है वहाँ। देखो क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अंडर 12(3) ऑफ द IGST in case of services directly in relation to immovable property, including services provided by architects, interior decorators, surveyors, engineers, ये सब हमने पढ़े थे, and other related experts or estate agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property या rental पे देना, और carrying out coordination of construction work, और lodging accommodation, होटल वगैरह आ गए उसमें, होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा, होम स्टेज, कैंप साइट्स, वो सब आ गए, इंक्लूडिंग हाउस बोट, या फिर अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सब इसमें आ गए, जो लॉन्स वगैरह भी लेट आउट करते हैं, और एनी सर्विसेज एंसिलरी टू अबव, इनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज है, जैसे केटरिंग वगैरह उसमें आ जाएगा। Where such immovable property or the boat or vessel is located in more than one state or union territory shall be taken as being in each of the respective states, ये तो हमने देखा था, ये तो सेक्शन के अंदर ही लिखा है, shall be taken as provided in each of the states or union territories, and in the absence of any contract or agreement, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है उनके बीच में जो डिफाइन कर रहा है कि कौन से स्टेट में हम आपको कितनी सर्विस देने वाले हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपन करेंगे डिवाइड। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, फिर कैसे करेंगे, शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, तो देखो, In case of services provided by way of lodging accommodation in a hotel, पहला पॉइंट lodging accommodation के लिए है, in a hotel, inn, guest house, club, campsite, by whatever name called, except cases where such property is a single property located in two or more contiguous states or union territories or both। इन्हें पहला पॉइंट जो है वो lodging accommodation के लिए है जहाँ पे दो होटल है जो अलग अलग है। So there are two or more separate properties, जैसे कि ताज है तो उसकी एक होटल दिल्ली में है और एक होटल आगरा में भी है और एक होटल बेंगलोर में भी है, और मैंने बुक किया तीनों एक साथ, ठीक है। तो ऐसे केसेस ये क्लॉज 1 में कवर होंगे जहाँ सेपरेट प्रॉपर्टीज है, कॉन्टिग्यूअस नहीं है। कॉन्टिग्यूअस यानी एक ही प्रॉपर्टी जो आधी एक स्टेट में है और आधी दूसरे स्टेट में है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई बॉर्डर्स जो होती है, ऐसा थोड़ी है कि आप उसके आजू बाजू में नहीं खरीद सकते। आपकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है और वो 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो थोड़ी प्रॉपर्टी लैंड स्पेस जो है आपका वो कर्नाटका में है और थोड़ा लैंड स्पेस महाराष्ट्र में है। तो उस केस में क्या करना वो अपन क्लॉज 2 में देख लेंगे, ठीक है। वो क्लॉज 2 के अंदर कवर्ड है नीचे। एंड सर्विसेज एंसिलरी टू सच सर्विसेज, तो मेन इसमें कौन सी सर्विस हम देख रहे हैं, लॉजिंग अकोमोडेशन एंड उससे रिलेटेड यानी एंसिलरी, फूड वगैरह। द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। सिंपल। तो मैंने एक पूरा टूर पैकेज बुक किया, मुझे 3-4 जगह घूमना है। मैंने ताज वालों को फ़ोन लगाया, मैंने बोला कि भैया उसके नीचे तो मैं रहता नहीं, ताज के नीचे, तो मुझे आप 4 प्रॉपर्टी बुक कर दो। और 4 प्रॉपर्टी बुक कर दिया, और उसमें अगर उन्होंने चारों प्रॉपर्टी का रेट्स वगैरह अगर अलग डिफ़ाइन किया है, ठीक है, उन्होंने टोटल मेरे से लिया
लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेट्स अलग अलग डिफाइंड है तो फिर तो जो डिफाइंड है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सेपरेट prices have not been quoted and they have just given me a consolidated figure of 96,000 rupees for 4 properties for a period of 7 days, तो कहीं पर 2 दिन हूँ, कहीं 1 दिन हूँ, कहीं 2 दिन हूँ, तो ऐसे नंबर ऑफ नाइट्स जहाँ जहाँ पे जितने हैं उस हिसाब से हम एलोकेट करेंगे। सिंपल, नंबर ऑफ नाइट्स। तो लॉजिंग अकोमोडेशन को नंबर ऑफ नाइट्स में डिवाइड करने का है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्टिजियस है, कॉन्टिजियस यानी कि एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी आधी प्रॉपर्टी एक स्टेट में आ रही है और आधा ज़मीन दूसरे स्टेट में आ रहा है, तो फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा, फिर अपन सेकेंड पॉइंट में चलेंगे। तो चलो सेकेंड पॉइंट में आते हैं, वो क्या कहता है। इन केसेस अदर देन sorry, in case of all other services, in relation to immovable property, including services by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception, यानी मैरिज या रिसेप्शन के लिए लेट आउट किया है तो उसमें साथ में रूम्स भी लेट आउट करते हैं ना, एक पूरा पैकेज बनता है। शादी का हॉल रहता है, उसमें रिसेप्शन होगा, लॉन वगैरह, और साथ में कुछ रूम्स भी होते हैं। तो वो वाले जो रूम्स है वो क्लॉज 2 में आएंगे, वो 1 में नहीं आएंगे। 1 में कौन से जाएंगे? सिंपल होटल जो रहता है जहाँ अपन जाके रुकते हैं, होटल स्टे, तो वो 1 में आएगा। और मैरिज से रिलेटेड अगर होटल रूम्स है या रूम पैकेज है तो वो 2 में आएंगे। और बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो सब ये सेकेंड क्लॉज में आएंगे। And in cases of accommodation in a hotel, in guest house, club, campsite, by whatever name called, where such property is a single property located in 2 or more contiguous states, यानी ये जो ऊपर में हमने कहा था ना, सिंगल प्रॉपर्टी इन 2 or more contiguous state, तो 1 में एक्सक्लूडेड था, वो 2 में इंक्लूडेड है। तो 2 में कितने आ गए? एक तो एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाकी सब सर्विसेज इसमें आ गए। फिर शादी का रिसेप्शन वगैरह के जो सर्विसेज है और उसके साथ में जो रूम्स का लेट आउट है वो भी इसमें आ गया। फिर कॉन्टिजियस अगर ज़मीन है, कॉन्टिजियस प्रॉपर्टी है, 1 सिंगल प्रॉपर्टी इन 2 or more states, तो उसका जो होटल अकोमोडेशन है वो भी सेकेंड पॉइंट में आ गया, ठीक है। एंड एनी सर्विसेज एंसिलरी टू सच सर्विसेज, the supply of service shall be treated as made in each of the respective states or union territories in proportion to the area of the immovable property lying in each state or union territory। इसको एरिया के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो सिंपल होटल अकोमोडेशन नंबर ऑफ नाइट्स पे है और यहाँ पे एरिया वाइज है कि कहाँ पे कितना एरिया है, उस हिसाब से आप डिवाइड करो। अब इसमें बाकी सब जैसे आर्किटेक्ट, वो भी इसमें आ गया, क्योंकि आर्किटेक्ट को हमने काम दिया है कि हमारे 4 प्रॉपर्टी डेवलप करना है, अलग अलग स्टेट्स में 4 प्रॉपर्टी डेवलप करना है। तो एक ही आर्किटेक्ट है, उसको कंसोलिडेटेड काम दिया है। तो डिवाइड कैसे करना है? एरिया वाइज, कि कितना एरिया कौन से प्रॉपर्टी का है जो डेवलप हो रहा है। तो 20,000 एकड़ ज़्यादा हो गया, 20,000 स्क्वायर फीट दिल्ली में डेवलप हो रहा है, 50,000 स्क्वायर फीट यूपी में डेवलप हो रहा है, 75,000 स्क्वायर फीट आंध्र प्रदेश में डेवलप हो रहा है। तो ये जो एरिया है उसके ऊपर आर्किटेक्ट फीस का जो जीएसटी है वो डिवाइड करेंगे। फिर शादी का अगर बुकिंग है तो उसमें भी अगर 2-4 स्टेट में इन्वॉल्व है तो उसमें भी एरिया वाइज करेंगे। और कॉन्टिजियस वाली कोई होटल है तो वो भी एरिया वाइज डिवाइड होगी, नाइट्स वाइज नहीं होगी, एरिया वाइज, क्योंकि होटल तो एक ही है ना, तो नाइट के बेसिस पे कैसे करोगे। लेकिन आधा होटल का 30% एरिया एक स्टेट में है, 70% एरिया दूसरे स्टेट में, तो एरिया के ऊपर पे डिवाइड होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कि इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन अ हाउस बोट, अगर हाउस बोट का सवाल है या वेसल, मैंने कहा था ना शिप है, शिप पे अपन जा रहे हैं, जैसे क्रूज लाइनर, अकोमोडेशन ऑन अ शिप, क्रूज शिप्स, तो थोड़ा समय इस स्टेट, थोड़ा समय उस स्टेट में है, तो वो कैसे करना है। तो जैसे मैंने कहा टाइम, समय कहाँ कितना गुजार रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे सीधा अंडरलाइन कर लो टाइम स्पेंड, समय। तो एक नंबर ऑफ नाइट्स पे होता है, फिर एक एरिया पे होता है और एक वक्त पे होता है।
3 सॉल्यूशंस है इसके अंदर। आ रहा है समझ? वेरी सिंपल। टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल। तो जैसे क्रूज़ है तो क्रूज शिप बॉम्बे से निकला, फिर गोवा से होते हुए, कर्नाटका से होते हुए केरला तक गया, फिर वापस आया। तो इतना दिन का जो जर्नी है पूरे बोट का, तो कौन से वाटर्स में वो रहा है, वो वाटर कौन से स्टेट के पानी में आते हैं क्लोजेस्ट नियरेस्ट, वो देखेंगे अपन और उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा महाराष्ट्र में जाएगा, गोवा यानी गोवा ईस्ट जो है स्टेट, देन कर्नाटका, देन केरला, चारों स्टेट में डिवाइड करेंगे। और ये जो है ये डिक्लेरेशन जो सर्विस प्रोवाइडर देगा उसके बेसिस पे रहेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोकेशन तुम्हारा वो करेगा, समझ रहे कि हम कितने कितने दिन कौन से स्टेट्स के पानी में थे। जैसे इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं उसके। तो इल्लू नंबर 1 कहता है कि अ होटल चेन X charges a consolidated sum of 30,000 for stay in its 2 establishments in Delhi and Agra। कंसोलिडेटेड अमाउंट लिया गया है, अलग अलग करके नहीं लिया गया। अब दिल्ली में 2 दिन थे 2 नाइट्स और आगरा में 1 नाइट। तो बस ये प्रोपोर्शन में आप डिवाइड कर दो 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो 20,000 इन दिल्ली एंड 10,000 इन यूपी। आगरा यूपी में जाता ना, यस लिखा है इधर देखो 20,000 इन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड 10,000 इन उत्तर प्रदेश। सिंपल। सेकेंड इलस्ट्रेशन है कि देयर इज अ पीस ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20,000 स्क्वायर फीट विच इज पार्टली इन S1 एंड 12,000 स्क्वायर फीट S1 में है एंड पार्टली इन S2 8,000 स्क्वायर फीट। ये वो कॉन्टिजियस प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है जो 2 स्टेट में है। तो 12:8 का रेशियो बन गया, यानी 3:2 उसको सिंप्लीफाई करोगे तो सो दैट विल बी द रेशियो ऑफ डिवीजन। सिंपल। और इल्लू 3 है कि कंपनी सी प्रोवाइड सर्विस ऑफ 24 आवर्स अकोमोडेशन इन अ हाउस बोट विच इज सिचुएटेड बोथ इन केरला एंड कर्नाटका। तो हाउस बोट तो घूमते रहते, तो केरला कर्नाटका घूम के वापस आया। तो कहाँ कितना दिन कितना टाइम रहा देखो, तो 22 आवर्स वो है केरला में और कर्नाटका में 2 घंटे हैं। 22 आवर्स इन केरला एंड 2 आवर्स इन कर्नाटका। और ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको बताएंगे, आप एज अ कंज्यूमर वहाँ टाइम लगा के नहीं बैठे रहोगे, आपको एंजॉय करना है हाउस बोट पे, सो डोंट वरी अबाउट द टाइम। वो जो सर्विस प्रोवाइडर है हाउस बोट ओनर, वो बाद में आपको डिक्लेरेशन दे देगा कि कितने घंटे आप कौन से स्टेट में थे, उस हिसाब से वो टैक्स का पेमेंट करेंगे। आपको कुछ नहीं करने का, एज अ कस्टमर यू हैव टू जस्ट एंजॉय ऑन द हाउस बोट। ओके, मेरे समझ में आया कि वहाँ हनीमून मनाने गए और ज़्यादा टाइम ही देख रहे कौन से स्टेट में कितने घंटे हैं। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की शादी होंगी और जाएंगा हनीमून पे केरला, तो वो ही करते बैठेंगे मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये रूल 4 था, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। फिर रूल 5 पे चलते हैं। रूल 5 भी सिंपल है, 12.7 से रिलेटेड है। 12.7 जिसमें सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, अलग अलग टाइप के इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, फेयर्स, एग्जीबिशंस, सेलिब्रेशंस ऑफ सिमिलर इवेंट्स, ये सब उसमें थे। ऑल काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स और सर्विसेज एंसिलरी टू सच ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप भी आ जाता है। तो ये जो सारे सर्विसेज थे ये तो आपने पढ़े, इसलिए मैं उसको ज़्यादा उसमें अंदर में नहीं जा रहा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। तो यहाँ भी वही है कि अगर 2-3 स्टेट में है तो फिर वो पूरा नीचे आ जाओ, ये सब तो कस्टमरी लैंग्वेज है पूरी। एंड द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो सब ठीक है। ये काटा नहीं है मैंने, अंडरलाइन कर रहा हूँ। नहीं तो आप वहाँ काट देंगे, सर ने काट दिया हम भी काट दो, नहीं नहीं नहीं, हाँ सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आओ जो काम का है। डिटरमिन बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ कोई उन्होंने वो नहीं दिया है डेफिनेट डिवीजन
लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो भी आप यूज़ करते हो जनरली एक्सेप्टेड, और जो सालों से करते आ रहे हो वो एक्सेप्टेड रहेगा। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड ट्रीटमेंट्स आप फॉलो करते हो विच आर एक्सेप्टेड अंडर द अकाउंटिंग नॉर्म्स, तो दैट विल बी फाइन। जैसे कि इलस्ट्रेशन भी दिया उसमें कि मैनेजमेंट कंपनी है ई हैज़ टू ऑर्गेनाइज सम प्रमोशनल इवेंट्स इन स्टेट 1 एंड स्टेट 2 फॉर रेसिपिएंट आर। 3 events are to be organized in state 1 and 2 in state 2. 3:2 का रेशियो है, and they charge a consolidated amount of 10 lakhs from R. The place of supply of the service is in both the states. Say the proportion arrived by application of generally accepted accounting principles is 3:2, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स वाइज अगर वो डिवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करें, अकाउंटिंग नॉर्म्स अलग अलग भी हो सकते हैं। आपकी जो भी सेट अकाउंटिंग नॉर्म्स है जो एक्सेप्टेबल है वो हम लेके चलेंगे। सो इफ़ दैट इज़ इवेंट वाइज सारे इवेंट्स एक ही जैसे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन इवेंट्स में फ़र्क भी पड़ सकता है। एक इवेंट 2 दिन का है, फिर दूसरे स्टेट में एक इवेंट है वो 5 दिन का है, थर्ड इवेंट जो है वो 8 दिन का है, तो फिर आप नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा, इसलिए उन्होंने कोई सेट वो नहीं डाला कि नंबर ऑफ़ डेज़ पे करो, कि टाइम पे करो, या नंबर ऑफ़ इवेंट वाइज करो। दे हैव नॉट डिफाइंड इट, दे हैव लेफ्ट इट ओपन टू योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। फिर रूल 6 है, रूल 6 में 12(11) से रिलेटेड है, लीज सर्किट। वो टेलीफोन वाला पूरा 11 में था ना, उसमें एक पॉइंट था लीज सर्किट जो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर लीज सर्किट है तो उसको कैसे डिवाइड करना, तो वो भी उन्होंने दिया है कि लीज सर्किट है और ये सर्किट अगर 1-to-1 है, लीज सर्किट यानी जो हमारे कम्युनिकेशन लाइंस का हम इस पे लेते हैं लीज पे BSNL वगैरह से, तो अगर मेरे 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स है, बॉम्बे ऑफिस एंड दिल्ली ऑफिस 2 ही, तो फिर उन दोनों में डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, 2 जगह पे उसको डिवाइड कर देंगे सीधा हाफ हाफ। लेकिन अगर 3-4 है तो फिर 4 जगह पे करेंगे, 4 पॉइंट्स है तो 4 जगह, तो जितने नोड्स है उसके बेसिस पे डिवीजन करने का है, तो वो उधर डिफाइंड है। देखो ये सब कस्टमरी लैंग्वेज है, तो जाने दो, मोर देन 1 स्टेट, यूनियन टेरिटरी, फलाना 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 फलाना, एंड द रेसिपिएंट शैल बी टेकन, यहाँ से पढ़ो, शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज and in the absence of any contract or agreement between the supplier and the recipient। अगर सप्लायर रेसिपिएंट में कोई अलग एग्रीमेंट है तो उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर फॉर सेपरेटली चार्जिंग एज केस में भी शैल बी डिटरमिन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कैसे करना, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सर्किट शैल बी डिटरमिन इन द फॉलोइंग मैनर। In case the circuit between 2 points or places, the starting point or place of circuit and the end point or place of the circuit will invariably constitute 2 points। अगर 1-to-1 है तो ये 2 पॉइंट बनेंगे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में नोड्स भी कहते हैं। And any intermediate point or place in the circuit will also constitute a point provided that the benefit of the lease circuit is also available at that intermediate point। तो अगर बीच में भी कोई पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे ऑफिस है और दिल्ली ऑफिस हमारी वो कनेक्टेड है, लेकिन बीच में हमारा अहमदाबाद ऑफिस भी है, वो भी अगर इससे कनेक्टेड है तो फिर वो भी एक पॉइंट हो जाएगा, इंटरमीडिएट पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट है उनको तो लेना ही है, और बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको भी लेना है। और फिर क्या करना है, The supply of services shall be treated as made in each of the respective states or union territories in proportion to the number of points। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं उसके बेसिस पे डिवीजन करने का है। ठीक है, कहाँ पे कितना यूसेज हुआ, एक्चुअली मेरी सब पर्सनली बताऊँ ना तो ये मुझे तो नहीं पता। लीज सर्किट है ठीक है, बट डेटा कम्युनिकेशन है ना, तो कितने GB डेटा कहाँ कंज्यूम हुआ, यानी कितना कम्युनिकेशन में आया, कितना यूसेज है, उसको नॉर्मली लेना चाहिए। लेकिन ठीक है,
उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पे लो, तो अपने को उस पर लेना पड़ेगा, अपनी अकल नहीं लगा सकते हम। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ नोड्स जो है, उस पे डिवीजन होगा। तो वही दो इल्लूज, दो तीन दिए इधर। देखो, कंपनी टी इंस्टॉल्स अ लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस। सिंपल है बिल्कुल, दिल्ली और मुंबई ऑफिस है तो दो ही होंगे, दिल्ली एंड मुंबई, तो डिवीजन होगा 1:1। सिंपल। दूसरा ऐसा है कि इंस्टॉल्स अ लीज सर्किट बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु एंड मैसूर ऑफिस ऑफ कंपनी सी। तो तीन है, चेन्नई, बेंगलोर एंड मैसूर, जिसमें बेंगलोर और मैसूर तो किस में आ गए, कर्नाटका में आ गए। तो 2 पॉइंट्स कर्नाटका में है और 1 पॉइंट तमिलनाडु में है, तो वैसे डिवाइड हो जाएंगे 1:2। 1:2, तमिलनाडु में 1 और बेंगलोर में 2। तो वैल्यू जो भी है उसको इस रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है 1:2 एंड टैक्स अकॉर्डिंगली। तीसरा एक है जिसमें कोलकाता, पटना एंड गुवाहाटी 3 पॉइंट्स है, फिर से अलग अलग स्टेट्स में है, तो फिर डिवीजन हो जाएगा 1:1 इन 3 स्टेट्स। 1:1 इन 3 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम रिस्पेक्टिवली। कितना सिंपल है। तो ऐसे ये कुछ रूल्स इसके अंदर है, याद रखने का है, सिंपल है, वेरी गुड।